नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। जैसा कि मैंने आपको पहले ही अपने फैन पेज पे लिख दिया है, दिल्ली के फुल स्टेटहुड की बहस बहुत पुरानी है और इस बहस को वापस सेंटर स्टेज में लेके आए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल साहब का यह मानना था, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिली, कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मैं आपको दो तीन छोटी छोटी बातें बताता हूं। पहली बात, दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम इस विषय पे बहुत पहले बात कर चुके हैं, कि उसके पास रेवेन्यू के, कमाई के साधन क्या क्या है, और उन साधनों की वजह से या उन साधनों की कमी से क्या दिल्ली में जो प्रॉमिसेस की जाती हैं, जो नेता वादे करते हैं, क्या वो पूरे हो सकते हैं? ये एक बुनियादी मसला है। आप सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल साहब ने बहुत सारे वादे किए हैं। शीला दीक्षित की सरकार एक बहुत लंबे समय दिल्ली में रही, लेकिन इन सबको कहीं ना कहीं पर सेंटर का, केंद्र का सपोर्ट चाहिए होता है, समर्थन चाहिए होता है, और यहीं पर सारी प्रॉब्लम आती है। सरकारें अपने मन की हों अगर दिल्ली में और राज्य में और केंद्र में, दोनों में, तब दिक्कतें कम हो जाती हैं। अगर नहीं हो तो टकराव होता है। जंग साहब और केजरीवाल का टकराव आप सब जानते हैं। इसीलिए एक बड़ी राय शुमारी करने की बात की जा रही है और उसके माध्यम से कहा जा रहा है कि दिल्ली के लिए क्या करें। अब देखिए, 80% लोग उनके हिसाब से इस रेफरेंडम के पक्ष में हैं कि दिल्ली पर पूर्ण राज्य का दर्जा हो या ना हो, उस पर रेफरेंडम होना चाहिए। 81 लोग, 81% इसके पक्ष में है कि पूर्ण राज्य होना चाहिए। 62% बीजेपी समर्थक भी रेफरेंडम के पक्ष में है। बीजेपी समर्थक भी, बीजेपी यहां पर दिल्ली में बहुत सालों से पावर में नहीं रही है। 85% कांग्रेस समर्थक रेफरेंडम के पक्ष में है और आपके 93% समर्थक रेफरेंडम के पक्ष में है। अब ये कुल मिलाकर तस्वीर है। जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली के पास अपने तरीके, अपनी रेवेन्यू के सीमित हैं। इसीलिए इसके विकास के लिए बहुत सारे आयाम में, बहुत सारे तरीकों में आपको केंद्र पर निर्भर करना पड़ता है। इसमें कुछ और भी मसले, जैसे आप सब जानते हैं, दिल्ली पुलिस का है एक बहुत बड़ा मसला, बहुत पुराना मसला, ये पुलिस किसके अधीन रहे। तो हमारे साथ इस पूरे मसले में बात करने के लिए शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं, जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं। विजय गोयल साहब है, जो आप सब जानते हैं, पुराने दिल्ली के नेता है। उमेश सहगल जी को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली के, और मनोज जी को भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो दिल्ली को बहुत वर्षों से देख रहे हैं। मैंने एक बुनियादी बात रखी है कि क्यों दिल्ली पर यह बहस हो रही है, क्योंकि दिल्ली को ज्यादा तरक्की के लिए खुद का पैसा चाहिए। मनोज जी, ये कहना मेरा सही है? बिल्कुल। दिल्ली में सबसे जो बेसिक दिक्कत यही है कि 1483 वर्ग किलोमीटर की दिल्ली है और ये इस छोटे से इलाके में आप रेवेन्यू जो इकट्ठा करते हैं, जो स्टेट सब्जेक्ट के पैसे होते हैं, उसकी एक सीमा है। उस सीमा से ज्यादा आप बढ़ नहीं सकते। आप 12,000 वैट कलेक्ट करते थे, उसको 15,000, 18,000 आपसे चर्चा में कि कितना वैट है और कितनी एक्साइज है जी, तो वो वैट और एक्साइज के बीच में 97% का है जी। 97% दिल्ली का जो आमदनी का जरिया है वो वैट और एक्साइज के बीच में पूरा हो जाता है। उसमें अगर आप स्टैंप ड्यूटी भी जोड़ लें जिसका पैसा है, तो अब उसमें नई बात जो बीच में उप मुख्यमंत्री ने शुरू की थी कि जो दिल्ली से जो बाकी टैक्स वसूले जा रहे हैं, जो नेशनल टैक्स, वो उसमें हिस्से बढ़ाए जाए। ये एक अलग बहस का मुद्दा है। फिर कल को बम्बई, कल को चेन्नई या एक
अलग तरह का बहस देश में भर में चलाना होगा कि जो इस तरह के बड़े शहर हैं वहाँ से जो भारत सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है उसमें से कितना हिस्सा लोकल गवर्नमेंट का होना चाहिए। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली की जो बेसिक समस्या है वो ये समस्या है कि इनके आमदनी के जरिए लिमिट है और उसी हिसाब से आप वादे उससे कहीं बड़े जी सबके, सारी पार्टियों, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबके। सहगल साहब, मूल समस्या यही है कि पैसा कहाँ है और कहाँ से लाए, और नेतागिरी करने के लिए आपको लंबे लंबे वादे करने होते हैं दिल्ली को लेके। स्टेट बनने से इनकम बढ़ जाएगी, ये तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कौन सी रिसोर्स आएगी? एक फाइनेंस कमीशन लागू हो जाएगी। सही बात। इस समय क्योंकि ये कैपिटल ऑफ द कंट्री है, आप देखिए कितना ज़्यादा पैसा सेंट्रल एजेंसीज यहाँ डाल रही हैं, उसका अगर आप हिसाब लगाएं तो बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। मैंने लगाया था एक टाइम पे, काफ़ी हिसाब उसका बनता है। इसको नेशनल कैपिटल होने का बहुत फ़ायदा भी है, कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी है। नुकसान जनरली एनडीएमसी टाइप की बॉडीज़ को है कि आपकी जो डिप्लोमेटिक मिशन हैं आपको कोई टैक्स नहीं देते हैं, कोई हाउस टैक्स नहीं देते हैं, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते हैं, और डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स यूटिलाइज करती हैं, पानी हुई, बिजली हुई, उनको डिसप्रोपोर्शनेट मिलता है। फ़ायदा सेंट्रल गवर्नमेंट, अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ पुलिस आ गई, 5-6 हज़ार करोड़ दिल्ली पुलिस का बजट है। उसके अलावा जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो हमेशा दिल्ली पुलिस को अवेलेबल है, सीआरपी हो या कुछ भी हो, तो ये 6,000 करोड़ रुपया नहीं, लेकिन इन लोगों की तो पुरानी बहस है कि दिल्ली को एनडीएमसी और नॉन एनडीएमसी में आप विभाजित कर दीजिए। ये मसला आम आदमी पार्टी ने रखा है। ये आम आदमी पार्टी ने नहीं रखा, ये मसला पिछले 25 साल से रखा जा रहा है। हाँ, नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने इन सब बातों को वापस रखा है। नहीं, ये तो इशू बहुत पुराना है। हाँ। जब पिछली दफा अडवाणी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अडवाणी जी जैसा आपको पता हो दिल्ली मेट्रो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनफैक्ट उनका पॉलिटिकल करियर इन मेनी एक्सटेंट दिल्ली से शुरू हुआ, एमपी भी थे दिल्ली से। तो अडवाणी जी ने ये पूरी चेष्टा की थी कि इसको नेशनल कैपिटल बनाया। मुझे याद है उन हर मीटिंग में हम रहते थे, दिल्ली गवर्नमेंट का ये स्टैंड होता था कि हमें दीजिए ताकि हम अपनी रेवेन्यू रिसोर्सेज, रेवेन्यू वाज नेवर एन इशू बाय द वे, ये इशू नहीं था इसमें। खुद मुख्तारी का इशू है, प्राइड का इशू है, पावर्स का इशू है, डीडीए का इशू है, एमसीडी पे पूरे कंट्रोल का इशू है, ये सारे इश्यूज हैं। और ये सारे इशू सरकारिया कमीशन के सामने भी गए थे और सरकारिया कमीशन ने इन पे डिबेट करके, डिस्कस करके अपनी रिपोर्ट दिया। उनकी अगर आप रिपोर्ट पढ़िए तो उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्री नहीं करती। मगर जब अडवाणी जी के टाइम पे ये बिल बना, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करनी पड़ेगी। अगर आपको दिल्ली को पार्टली यूनियन टेरिटरी रखते हैं, पार्टली वो बनते हैं यूनियन, आपको जो जब टाइम आया इसका तो 373, मुझे याद आ रहा है, 373 एमपीज ने मेमोरेंडम दिया था प्राइम मिनिस्टर को कि हम इसके फेवर में नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में चाहिए। ठीक है। तो जब मेजॉरिटी ऑफ द एमपीज इसके अगेंस्ट हैं, तो अगर आपने रेफरेंडम कराना है तो पूरे देश में कराना पड़ेगा, ये देश का कैपिटल है। मैं आऊंगा रेफरेंडम के पॉइंट पर आऊंगा, मैं कांग्रेस की ओपिनियन लूं उसके बाद। सिर्फ एक चीज और फाइनेंशियल पे आपको बोल दूं। हाँ? कि फाइनेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा। हाँ। आपके पास इस समय आपकी ये राय है कि रेवेन्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगी नहीं, डीडीए आ जाएगा आपके पास। हाँ। लैंड रिसोर्सेज जो हैं, हाँ, वो इस समय भी उनके फंड्स जो हैं आपको अवेलेबल हैं। हाँ। आपको शायद पता नहीं होगा, ये जितने भी फ्लाईओवर्स बने हैं उसमें कम से कम 60% फ्लाईओवर डीडीए के फंड से बने हुए हैं। उन फंड्स को यूटिलाइज करने के एक रूल बने हुए हैं। उन रूल से अगर दिल्ली गवर्नमेंट खुश नहीं है, मैं खुश नहीं था, उन रूल से अगर आप खुश नहीं है तो उनको आप अमेंड कराइए। वो एक स्पेसिफिक इशू है, इजियर इशू है और उस पर भारत सरकार पर प्रेशर डाला जा सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जब बात करेंगे, जब वो एमपीज के पास मामला जाएगा, मुझे नहीं लगता दिल्ली के 10 एमपीज का इतना ज्यादा जोर है कि वो इंडिया के 750 शर्मिष्ठा जी, कांग्रेस क्या चाहती है? क्योंकि सबसे बड़ा टाइम दिल्ली पर कांग्रेस ने राज किया है, शीला दीक्षित ने राज किया। देखिए, ये रेफरेंडम का जो इशू है, उमेश जी ने बिल्कुल सही बोला है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। और क्योंकि दिल्ली खाली एक स्टेट नहीं है, दिल्ली में जो लोग रहते हैं खाली उनके दावी नहीं है, पूरे भारत की हर एक नागरिक
they are stakeholders. So parliament is supreme authority in this. तो अगर हम बोले कि खाली हम दिल्ली में रेफरेंडम करा के, रेफरेंडम छोड़िए बिकॉज रेफरेंडम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो हो नहीं सकता, लेकिन पब्लिक ओपिनियन, एक राय लेना, एक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन पोल करके अगर दिल्ली की 100% जनता भी बोले कि हम दिल्ली को स्टेट चाहते हैं। लेकिन मेरी समस्या तो यहाँ पर है कि क्या दिल्ली की 100% जनता दिल्ली की समस्याएं समझती है? हाँ, इसलिए कांग्रेस की तो खाली ये कह देना कि आप स्टेट बनवा दीजिए या ना बनवा, पहले आप समझिए कि दिल्ली को चाहिए क्या। मैं आपको एक छोटा सा शर्मिष्ठा उदाहरण देता हूं। एक बोलने दीजिए। हम यही चाहते हैं, देखिए स्टेट बनने से दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ पावर्स मिलेंगे डेफिनेटली, लेकिन उसमें दिल्ली की जनता के कितना फायदा होगा। एंड सेकेंडली, एक नेशनल कैपिटल होने के नाते दिल्ली को कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिलते हैं, जो आप ग्रांट्स के बोल रहे हैं, सेंट्रल ग्रांट्स के बोल रहे हैं, फ्लाईओवर्स की बात कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाकी सारे स्टेट में ये स्टेट का खर्चा है, दिल्ली पुलिस इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह से वो जो शायद एक्स्ट्रा आपका रेवेन्यू मिलेगा वो बिल्कुल बैलेंस आउट हो जाएगा, शायद दिल्ली के ऊपर ज्यादा खर्चा होगा। सेकेंडली, एक नेशनल प्राइड का भी बात है, तो खाली दिल्ली में दिल्ली की रहने वालों को नहीं, पूरे भारत की जनता के इसके ऊपर अधिकार हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं एक इन्फॉर्म्ड डिबेट हो कि क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। आपके एक इन्फॉर्म्ड डिबेट हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस पूर्ण राज्य बनाने के हक में या उसके खिलाफ है। देखिए, हम चाहते हैं हक में बनाने के लिए खाली एक पब्लिक ओपिनियन से नहीं होगा, इसके लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। तो हम ये जानना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से, आम आदमी सरकार से, वो प्रोसीजर का वो रोड मैप क्या है और वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि खाली पब्लिक ओपिनियन बोलने से दिल्ली स्टेट नहीं बनने वाले हैं। उनके पार्लियामेंट में 4 सदस्य हैं, किसी ने भी ये बात क्या पार्लियामेंट में छेड़ी? प्राइवेट मेंबर आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर क्या वो। विजय गोयल जी, अब आपकी राय, बीजेपी के लिए पुराना विषय है, पुरानी बहस का विषय है, क्या आपको लगता है कि इस सूरत हाल में दिल्ली के पूर्ण राज्य के विषय पर रेफरेंडम कराने से कोई लाभ होगा? देखिए, जहां तक रेफरेंडम जनमत संग्रह की बात है, मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है जी। जिस तरीके से इन्होंने हालात पैदा किए हैं उसमें तो वो ये चाह रहे हैं मानो कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले नहीं। और जैसा उमेश जी ने भी कहा, बड़ा सही कहा उन्होंने, कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जरूरी है कि संसद सदस्यों की राय हो, क्योंकि दिल्ली जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का अड्डा है। यहाँ पर एम्बेसीज हैं, यहाँ पर फॉरेन डिग्निटरीज जो राजघाट लाल किले पर आते हैं। तो सवाल यह है, जो बात नहीं रखी गई, फाइनेंसिस से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, जो जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, वो समस्या सबसे बड़ी है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज की। उस मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज के कारण दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। और एक बात बता दूं, दिल्ली की जनता को इससे मतलब नहीं है कि पूर्ण राज्य का दर्जा है या नहीं है। दिल्ली की जनता यह है कि दिल्ली के अंदर गवर्नेंस है कि नहीं जी। और अभी गवर्नेंस के नाम के ऊपर जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिस तरीके से एलजी से, जिस तरह से पुलिस कमिश्नर पे, जिस तरीके से डीएम से, एसडीएम से, सब लोगों से एक लड़ाई छिड़ी हुई है, मैं नहीं समझता कि ऐसा लगता है कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। दूसरा, अगर कल को पूर्ण राज्य का दर्जे की हम बात करते हैं तो सरकार ये तो बताएगी उसका मॉडल क्या है, वो क्या चाहती है। दिल्ली की जनता को भी आप ये ना बताएं कि मॉडल क्या है, क्योंकि जैसा बताया, उस समय मैं भी मंत्री था एनडीए की सरकार में, पार्लियामेंट का मेंबर था। उस समय अडवाणी जी ने भरपूर ये कोशिश की थी, किंतु दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शायद एक साथ मिलना नहीं हो पाया। इसलिए उस समय यह तय हो रहा था कि भाई राजघाट सारे जो हैं वो इधर एरिया में आ जाएंगे, एनडीएमसी इस एरिया में आ जाएगी, क्योंकि रेड फोर्ट पे प्राइम मिनिस्टर को जाना होता है, वो इस एरिया में आ जाएगी। पर जिस तरीके से अभी दिल्ली में हालात पैदा हुए हैं, उसमें कुछ तो ऐसा लगता हो कि ये लोग दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जब चीफ मिनिस्टर थे 1955 के अंदर, वो एक महादिल्ली का स्वरूप चाहते थे, और उस समय उनकी होम मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत से ठन गई थी। और मैं समझता हूं उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लगा, जैसे वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो वहां पर जितनी भी कैपिटल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही हैं। तो ऐसे के अंदर अगर आपको दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा करना है तो सबसे बड़ी बात है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी खत्म करनी जरूरी है। उसके लिए आपका क्या मॉडल है, आपको ये बताना पड़ेगा जी। फाइनेंसिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी, पर आप दिन रात सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट
रहेंगे, दिन रात क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उसके बाद आप ये सोचते रहेंगे कि दिल्ली को में विकास होगा, तो वो विकास कैसा होगा जब तक आपका उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। आपके पॉइंट मनोज जी, आपको यहां पर ला रहा हूं, उसके बाद आशीष खेतान के पास जाऊंगा। मनोज जी, यहां पर बड़ा दिलचस्प है कि साहब कांग्रेस का समर्थन लेकर, शर्मिष्ठा जी की पार्टी का समर्थन लेकर हम गवर्नमेंट बनाए या ना बनाए, इस पर केजरीवाल साहब ने, ये सियासी मसला है, इसको दिल्ली के पूर्ण राज्य से ना जोड़ा जाए, सबकी राय ले ली। फिर उन्होंने बता भी दिया कि सबने राय दे दी कि आप बना लीजिए कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट। फिर केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट भी बना ली, राइट। उसके बाद रिश्ता चला नहीं, टूट गया। खैर, अब वो आ गए एक बड़े बहुमत के साथ। तो क्या ये पूर्ण राज्य या इस तरह का कोई रेफरेंडम, ये इस बार वो नहीं कर रहे हैं तो इसलिए इसको अलग करके चलें, क्या ये इस तरह की बात है या कोई गंभीर परिस्थिति उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखते हुए, संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए बन सकती है? देखिए, मेरा मानना तो इसमें एकदम स्पष्ट है कि हाँ। अभी जो व्यवस्था दिल्ली में है, हाँ, इसमें बदलाव तो होना ही चाहिए। ठीक है। अगर आप दिल्ली में कह रहे हैं कि 70 विधायक चुने जाएंगे और उनको चुनने के लिए उसी तरह से वोटिंग होगी जैसे बिहार, जैसे यूपी, जैसे बाकी जगह होती है, और उसके बाद एक सरकार बहुमत से चुनी जाएगी और उसको आप कहेंगे कि हर बात के लिए वो केंद्र को का मुंह देखे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप देश की राजधानी में एक निरंकुश शासक बैठा दें, जो कल को, जैसे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी का मैंने कोई ऑफिशियली बयान मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो अफवाह है, या जैसे कि ये कहते हैं कि उन्होंने एक बार कहीं गुस्से में कह दिया था कि मैं चाहूं तो नेहरू का प्लेन नहीं उतरने दूंगा पालम पे, और इससे बात बढ़ी या जो भी, मतलब सच्चाई है झूठी बात है मुझे नहीं पता, लेकिन उसी के बाद ये वापस हुआ और सरकारिया कमीशन बनी और लंबा चौड़ा किस्सा हुआ। कल को ये स्थिति आ सकती है, जैसे अभी गोयल साहब कह रहे हैं कि लाल किले पर झंडा फहराने प्रधानमंत्री जाएं, यहाँ का जो मुख्यमंत्री हो वो कहे नहीं पुलिस हमारी बीच में रास्ता रोक देगी, या तरह तरह की बातें जो कही जा रही है। ये सब तो बातें, मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय नहीं होना चाहिए। असली विषय ये होना चाहिए कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, जो दिल्ली की जनता है उसको आप डिलीवर क्या कर रहे हैं, उसके जो काम करने का जो है, जैसे अभी जो बेसिक चीजें हैं, जैसे जो केजरीवाल जी से मेरा निवेदन है, ये पत्रकार, ये दिल्ली के नागरिक, कि जो विषय जिनसे केंद्र का पुलिस, डीडीए, जिनसे सीधे सरोकार नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ, उस पे आप फोकस अभी करें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप सब जानते हैं कि कई वर्षों से, और मैं उस शहर में रहा, फिर देखा उसमें अपनी पत्रकारिता की, मुंबई एक और इस मुल्क का बहुत बड़ा शहर, अब वहां पर एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, बहुत ताकतवर है, उसका बजट जो है वो बहुत सारे राज्यों के बजट के आसपास आता है, लेकिन उससे मुंबई कितनी बदली है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुंबई के लोगों के लिए सब ताकत है, और सहगल साहब आप चीफ सेक्रेटरी रहे, तो आज भी बीएमसी को लेकर डिबेट होती है। इसीलिए बड़ा सवाल ये नहीं कि किसी का प्लेन उतरेगा या नहीं उतरेगा और कौन झंडा फहराएगा नहीं फहराएगा, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को हासिल हो रहा है तो हमें क्या हासिल हो रहा है। आशीष खेतान अब आ गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से, तो उनके प्रवक्ता के तौर पर मनीष सिसोदिया ने यह बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी से पूर्ण राज्य का दर्जा, ये पहली बात उनसे डिस्कस की थी। अगर फुल स्टेटहुड है दिल्ली के लिए आशीष खेतान, तो दिल्ली को क्या मिलेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और आपने मुंबई के भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि मुंबई में 31,000 करोड़ रुपए का बजट है, जो दिल्ली के बजट से करीब 10,000 करोड़ रुपए कम है। बहुत बड़ा बजट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वहां पर। आज दिल्ली में जो हालात हैं अभिज्ञान, वो राजधानी, देश की राजधानी जैसे हालात तो नहीं है। अभी मुझसे पहले एक पैनलिस्ट बोल रहे थे और उन्होंने उदाहरण दिया, वो शायद बात कर रहे थे वॉशिंगटन डीसी की, वो बात कर रहे थे लंदन की, वो बात कर रहे थे मेलबर्न की। बाकी बड़े बड़े विकसित डेमोक्रेसीज में जब इस तरह की राजधानी कैपिटल बनाई गई तो वहां पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही रखा गया। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार
एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक या एक शहर बना रही है। जैसे गुजरात में गांधीनगर है, गांधीनगर में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन आप अहमदाबाद के हालात देखिए। अहमदाबाद में नदी बहुत गंदी थी, अहमदाबाद में गंदगी के कूड़े के ढेर लगे रहते थे, अहमदाबाद में पानी नहीं आता था, अहमदाबाद में सड़कों में कंजेशन था। अब गांधीनगर चले जाइए, वहां पे चीजें बहुत ठीक हैं। अब दिल्ली का एक जो 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसे लुटियंस डेली बोलते हैं, वहां पर हरे भरे पेड़ भी हैं, वहां पर पुलिस वाले भी दिखते हैं, और वहां पर जब कोई भी मंत्री निकलता है तो एक नहीं आपको 100 पुलिस वाले सड़क पे ड्यूटी करते हुए दिख जाते हैं। वहां पे बिजली भी जाती है, लेकिन दिल्ली में दिल्ली देहात भी है। शैतान साहब बताना चाहूंगा, वहां पे बिजली भी जाती है, पावर कट भी होता है गर्मी में वहां पे, वाटर लॉगिंग हो रही है। जी। और नहीं, पावर कट जो आप लुटियंस दिल्ली की बात कर रहे हैं, अगर उसको आप कंपेयर करेंगे बाहरी दिल्ली से, लुटियंस दिल्ली का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप कंपेयर करेंगे नॉन लुटियंस दिल्ली से, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज से, पिछड़े हुए इलाकों से, दिल्ली देहात से, स्लम से, तो आपको पता चलेगा कि पानी, बिजली, हेल्थ, सैनिटेशन, इनकी क्या हालत है। ये देश की राजधानी नहीं लगती है, बिल्कुल देश की राजधानी वो 20-21 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लगता है। अब ये हालात क्यों बने? ये हालात इसलिए बने, अभिज्ञान हम और आप जानते हैं कि डीडीए एक चुनी हुई सरकार के नीचे नहीं आता है। डीडीए का वाइस चेयरमैन एक चुनी हुई सरकार को, चुने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता है, एक सिलेक्टेड, एक बैठाए गए एलजी को रिपोर्ट करता है। तो वहां पर ओपेकनेस है, वहां पर जवाबदेही नहीं है। और सीएजी की रिपोर्ट ने बताया है कि 30,000 करोड़ रुपए पे डीडीए बैठा हुआ है, इतना बड़ा कॉर्पस है, और दूसरी तरफ दिल्ली के आम शहरी को रहने के लिए मकान नहीं मिला। डीडीए कोलैप्स कर गया, ऐसा मानते हैं। अब डीडीए कोलैप्स कर गया, दिल्ली पुलिस की जवाबदेही नहीं बन रही है। दिल्ली, हम कहते हैं वॉशिंगटन डीसी, या दिल्ली की पुलिस वॉशिंगटन डीसी की पुलिस जैसी है। रोज 8 बच्चे गायब होते हैं, 31% रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, 600% डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं, 300% हाउस थेफ्ट की घटनाएं बढ़ी हैं। ये वॉशिंगटन डीसी है, ये लंदन है, ये मेलबर्न है, नहीं बना पाए हम इसको। वैसे आशीष, आप एक जर्नलिस्ट हैं, छोटी सी जानकारी के लिए कि अमेरिका में बड़ी सारी क्राइम सीरीज जो बनी है वो वहां की न्यूयॉर्क की पुलिस पर, लॉस एंजलिस की पुलिस पर बनी है। तो पुलिस के करप्शन का बड़ा, आप जिन विकसित जगहों का जिक्र कर रहे हैं, बहुत लेजेंड्स रहे हैं वहां पर, तो आप सीधे सीधे एक जेनेरिक तुलना नहीं करनी चाहिए हमको। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं। की बात कर रहा था, मैं न्यूयॉर्क की बात नहीं कर रहा था। हाँ जी, मैं छोटी सी बात पूरी अपनी खत्म कर लूं। हाँ। तो ये दिल्ली में जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज है, अभी किसी ने कहा कि एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस करें। आपने हमारा बजट देखा, हमने एजुकेशन हेल्थ पे फोकस किया। हाँ। लेकिन मैं अपने पैनलिस्ट को बता दूं, जो पत्रकार महोदय हैं, विद ह्यूमिलिटी सर, एजुकेशन में अगर हमें स्कूल खोलना है तो जमीन चाहिए, अस्पताल खोलना है तो जमीन चाहिए, डीटीसी के लिए नया बस डिपो खोलना है तो जमीन चाहिए। जमीन कौन देगा? वो डीडीए देगा। वहां पर गुहार करनी पड़ती है, डीडीए जमीन देता नहीं है। जमीन और पुलिस दो ऐसे मसले हैं, अगर किसी राज्य में जमीन और पुलिस एक चुनी हुई सरकार के नीचे नहीं होगा तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है और विकास के कार्य ठीक से नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ा संकट है हमारे सामने, और इस संकट को कैसे दूर किया जाए, इस संकट पे ऐसे नहीं कि आज हम पहली बार कुछ कहना चाह रही, जल्दी से बीजेपी और कांग्रेस ने तो रेजोल्यूशन पास किया, मैं विजय गोयल साहब को ब्रेक के बाद समय देना चाहता हूं। मैं आशीष जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। दिल्ली का ये जो खास, ये जो स्टेट हैं, ये जो उनके जो पर्टिकुलर स्थिति है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या वो ये पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली स्टेट एक कैपिटल है, इसमें सेंटर और स्टेट में अलग अलग मल्टीपल एजेंसीज हैं, ये सब बातें आपको इलेक्शन से पहले पता नहीं था। आपने बोला कि आप 500 स्कूल बनाएंगे, आपको पता नहीं था कि ये जो लैंड है ये डीडीए का अंडर है। तो व्हाई डिड यू मेक सच प्रॉमिसेस व्हिच आर नॉट अंडर यू टू फुलफिल? आपने क्यों इस तरह की प्रॉमिसेस करी? आशीष, जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। आप अरविंद केजरीवाल कुछ दिन मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो मुख्यमंत्री के पास क्या ताकत है? मनोज जी जानते, मैंने पहले भी इस प्रश्न को उठाया था, ये अरविंद केजरीवाल जी को अच्छी तरह से मालूम था। देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन का सवाल था, मैं टीवी देख नहीं पा रहा हूं, मैं खाली आवाज आई है जी। तो शर्मिष्ठा जी हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये सच न्यूज पॉइंट में। कांग्रेस नहीं, छोटी सी जी, शर्मिष्ठा जी को, हाँ जी, शर्मिष्ठा जी को मैं बता दूं कि पूर्ण राज के दर्जे पे तो खुद कांग्रेस ने, शीला दीक्षित ने, खुद कांग्रेस ने कहा उनके मैनिफेस्टो में भी कि पूर्ण राज का दर्जा हो जाएगा। जहां तक दूसरी बात है, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि कितनी डुप्लिसिटी है बाकी पॉलिटिकल। मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज, ये टोका टाकी मत करिए, अभिज्ञान प्रकाश का शो है, दूसरा शो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे वादे हम पूरे करेंगे। आप हमारा बजट देख लीजिए, हमने 106% एजुकेशन का बजट बढ़ाया है,
35% हमने स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट, हैसल फ्री डेवलपमेंट, शर्मिष्ठा जी का विकास, आशीष शर्मिष्ठा जी का सवाल बिल्कुल पॉइंटेड था, तो उसके लिए कि अच्छा आपने स्कूलों का वादा किया, खत्म हो जाए। आपको तो पता था डीडीए से आपको जमीन लेनी पड़ेगी, आपने प्रोमिसेस, वादे वो क्यों किए जो आपको पता है कि आप अपने दायरे में, अपने डोमेन में पूरा नहीं कर सकते थे? आपने क्यों वो प्रोमिसेस की? अभिज्ञान, या आपका अच्छा सवाल है, वही मैं आपको कह रहा हूं कि हमने तो पूरा रूपरेखा बना दी है। हम 150 नए स्कूल बनाने के लिए बजट भी हमने अलग रख दिया है। लेकिन आज ये सवाल ये उठता है कि आप यह क्या कह रहे हैं कि दिल्ली में नए स्कूल नहीं बनने चाहिए, दिल्ली में नए अस्पताल नहीं बनने चाहिए, दिल्ली में और बसेस 10,000 बसेस उतरे उसके लिए बस डिपो नहीं बनने चाहिए। वो बनने चाहिए ना। हमने तो बजट बना लिया है, हमने एक एक पैसा जनता का ईमानदारी से स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास पे ही खर्च हो, इसका पूरा मैकेनिज्म होता नहीं, फिर मैं ले रहा पर एक ब्रेक, फिर भी शर्मिष्ठा जी के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। आशीष, मैं वापस आऊंगा, मैं विजय गोयल साहब के पास वापस आऊंगा और रमेश सहगल जी मुस्कुरा रहे हैं, इनके पास वापस आऊंगा। देखिए ऐसा है कि जैसे मैं ले रहा एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे इसी पॉइंट पे। इसीलिए मैंने कहा, जब आप लोगों को मैं देख रहा था, आपकी प्रतिक्रिया, रिएक्शंस अपने फैन पेज पे बहुत जबरदस्त हैं। स्वाभाविक है, सबको दिल्ली से रुचि है। आप लोग कितने लोग दिल्ली में रहते हैं, कितने लोग बाहर से आके आज दिल्ली में बसे हैं, हम सब लोगों की तरह। सवाल ये कि क्या कोई नई रूपरेखा से हमारे लिए कुछ बदलने वाला है? मैं फिर मुंबई के प्रश्न पे छोड़ जाऊंगा आपको। एक समय में बहुत बहस होती है कि साहब मुंबई को शंघाई बना देंगे। ये शंघाई हिंदुस्तान में बहुत सारे शहर बनते रहते हैं। क्या हुआ? 2 दिन की बारिश में मुंबई भी रुक जाता है, दिल्ली भी रुक जाती है। रुकती है ना सर? क्या हुआ? इसी पॉइंट पर हम आ रहे हैं। आप दीजिए, जिसको जो ताकत चाहिए दीजिए। पहले ये तो बताइए कि उसका नतीजा क्या लेकर आएगा हमारे लिए। कहीं मत जाइएगा, मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।